वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ लिया है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी हमने कर लिया है। अब डायमेंशनल एनालिसिस के हमें यूजेस देखने हैं। अब बेसिकली तीन यूजेस होते हैं, तो उसमें से जो पहला यूज है वो क्या है बच्चों, देखो। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, दैट इज चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस और फॉर्मूला। तो आपके पास कोई फॉर्मूला है, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है, या किसी भी आपके सब्जेक्ट का कोई फॉर्मूला है, या फिर कोई आपको फिजिकल इक्वेशन दी गई है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। ये हम चेक कर सकते हैं किसका यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस। अगर उसको वो इक्वेशन करेक्ट है तो उसमें डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होगी, मतलब आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सही तरीके से फॉलो कर रही होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो फिजिकल रिलेशन या फिर इक्वेशन जो है या फॉर्मूला, वो कैसा हो जाएगा बच्चों, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो देखते हैं कैसे चेक करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन दूं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, है ना। आपने पढ़ा होगा कौन सा फॉर्मूला बच्चों, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये रिलेशन तो बिल्कुल सही है, ये तो हमने पढ़ा है, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो एक बार हम किससे चेक करते हैं, डायमेंशनल से। अगर ये इक्वेशन सही है तो डायमेंशनली भी करेक्ट आनी चाहिए। तो हम देखो चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं। यानी इसमें देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है, ये जो दो टर्म ऐड हो रहे हैं, इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी ये ऐड हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो यही बोलता है। और ऐड होने के बाद इसकी डायमेंशन भी किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, एस के बराबर, क्योंकि एलएचएस में एस है, तो आरएचएस में भी डायमेंशन जो आना चाहिए एस आना चाहिए। जब एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आएंगे तब हम बोलेंगे कि इक्वेशन करेक्ट है। तो लेट्स चेक। तो सबसे पहले हम एलएचएस लिख लेते हैं ना। तो एलएचएस जो है वो है आपका एस। तो एलएचएस के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बच्चों, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, आप जानते हो। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो जाता है एल। अब हम आरएचएस चेक करेंगे। आरएचएस चेक करने से पहले हमें यूटी और हाफ, इन दोनों टर्म को, हाफ एटी स्क्वायर, इन दोनों टर्म को अलग से डायमेंशंस चेक करने पड़ेंगे, तब जाके हम आरएचएस का डायमेंशन बता पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यूटी के डायमेंशंस लिख लेते हैं। यूटी क्या है बच्चों, यू है इनिशियल वेलोसिटी, है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन आप जानते हो एल टी माइनस वन, है ना। और इंटू टी, टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी होता है बच्चों। तो यहाँ से टी माइनस वन और टी कैंसल। तो देखो यू टी का डायमेंशन भी कितना आ गया, एल। वैसे ही आप चाहें तो हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन निकालें अलग से, टर्म जो है ये दूसरा टर्म। तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ए एक्सेलरेशन होता है, ये आपको पता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एल टी माइनस टू, ये भी आपको पता है, पहले हम निकाल चुके हैं। और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर। अब यहाँ से टी माइनस टू, टी प्लस टू कट जाएगा और फिर बचेगा एल। यानी कि देखो ये दोनों टर्म ऐड हो सकते हैं कि नहीं, यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। और आपको तो पता ही गया है कि दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो दोनों का जो डायमेंशन है वो बता रहा है लेंथ के बराबर है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं इजिली। और अगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो लेंथ और लेंथ ऐड होगी तो मिलेगी भी क्या बच्चों, लेंथ। यानी आरएचएस का जो डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना। जब एल प्लस एल होगा तो आरएचएस का डायमेंशन भी एल मिलेगा। ठीक। अब ध्यान से देखो, तो आरएचएस का डायमेंशन एल है और एलएचएस का डायमेंशन भी कितना आया बच्चों, एल। तो हम बोल सकते हैं एलएचएस का डायमेंशन इज इक्वल्स टू आरएचएस का डायमेंशन। अगर एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन सही है, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें एक और पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे इसी इक्वेशन को ले लें, है ना, और मैं आपसे बोलूं कि भाई ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, आपको बताना है। एस इज इक्वल टू थ्री यू टी प्लस फाइव ए टी स्क्वायर। अब आप बताओ क्या ये इक्वेशन सही है। तो आप बोलोगे सर हमने तो ऐसी कोई इक्वेशन नहीं पढ़ी है, ये इक्वेशन सही है, बट ये इक्वेशन तो गलत है, ये इक्वेशन सही थोड़ी ना है, ऐसी इक्वेशन तो हमने नहीं पढ़ी। लेकिन आप डायमेंशनल एनालिसिस लगा के एक बार चेक करो,
कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो हम करते हैं। तो देखो फिर से डिस्प्लेसमेंट है, तो एलएचएस का जो डायमेंशन है वो कितना आ जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के बराबर मतलब एल के बराबर। फिर हम आरएचएस में दोनों टर्म का डायमेंशन देखते हैं। पहला टर्म है 3ut, जरा उसका डायमेंशन देखते हैं। तो 3 का कोई डायमेंशन नहीं होता। u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन और इनटू टाइम तो है ही, तो यहाँ से टाइम और टाइम कैंसिल हो गया, तो आपका डायमेंशन कितना आ गया बच्चों यू टी का एल। वैसे 580 स्क्वायर का देखो आप, 580 स्क्वायर, तो 580 स्क्वायर का डायमेंशन क्या आ जाएगा, 5 का कोई डायमेंशन नहीं है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेलरेशन है, उसका डायमेंशन है एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर है, तो उसका डायमेंशन भी टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स ये सेकंड टर्म का डायमेंशन भी एल आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों ही जो टर्म है जो ऐड हो रही है वो लेंथ ही है, तो दोनों का डायमेंशन लेंथ है, तो दोनों लेंथ ऐड होने के बाद भी क्या आएगा, लेंथ ही आएगा। तो आरएचएस का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखें तो आरएचएस का डायमेंशन हो गया लेंथ, पहला टर्म भी लेंथ का डायमेंशन रखता है और दूसरा टर्म भी लेंथ का डायमेंशन रखता है, और दोनों लेंथ को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगी भी लेंथ। तो आरएचएस का डायमेंशन कितना हो गया बच्चों, एल के बराबर, और यही एलएचएस का है। मतलब यहाँ से तो ये प्रूफ हो रहा है कि एलएचएस का डायमेंशन इज इक्वल्स टू आरएचएस का डायमेंशन, और आरएचएस में जितने भी टर्म ऐड हो रहे हैं उन सबका भी डायमेंशन सेम है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये तो आप बोलोगे भाई ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो क्या ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, ऐसी इक्वेशन आपने कहीं रिलेशन पढ़ा है फिजिक्स में, ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है, फिजिक्स में करेक्ट नहीं है, बट ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ से आपको एक बात सीखना है, ये डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखो ऊपर वाली फिजिकली करेक्ट थी बट नीचे वाली फिजिकली करेक्ट नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, बट ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आती है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हाँ लेकिन ये बात आप याद रखेंगे कि एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगी। अगर कोई फिजिकली करेक्ट इक्वेशन होगी तो वो हमेशा ही कैसी आएगी, तभी तो फिजिकली करेक्ट है भाई, डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही पड़ेगा उसको। लेकिन अगर कोई इक्वेशन सिर्फ आपने इस तरीके से देखा है, डायमेंशनल एनालिसिस लगा के देखा है कि वो करेक्ट है, तो फिर उसके फिजिकल करेक्टनेस पे सवाल रहता है, फिर हमें प्रॉपर थ्योरी से जाना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसमें हम किसको कंसीडर नहीं कर पाते हैं। देखो यहाँ पे ये नंबर्स, तो ये गड़बड़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हाफ था, यहाँ 5 था, 3 पे था, ये जो डायमेंशन लेस नंबर्स होते हैं ना बच्चों, तो कई बार कई क्वांटिटीज में कई फॉर्मूलेज में ये नंबर्स आते हैं, ऐसे कांस्टेंट आते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए से इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो उनका सही है कि नहीं है ये नहीं बता पाते हैं, कांस्टेंट्स को आप एनालाइज नहीं कर पाते हो डायमेंशनल एनालिसिस। इसी के कारण एक जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट तो हो जाती है बट वो फिजिकली करेक्ट है या नहीं है इसके लिए प्रॉपर थ्योरी पे जाना पड़ेगा। जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तब ये सही निकल के आती है, और बाद में हम देखेंगे काइनेमेटिक्स में जब इसको डिराइव करेंगे, है ना बच्चों। तो उसके लिए आपको प्रॉपर थ्योरी के पास ही जाना है। तो ऐसा नहीं है कि डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हुए आपको सब चीजें अच्छी अच्छी मिलेंगी, कुछ चीजें इसमें नहीं मिल पाती हमें, हम सम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं समझ पाते, फिर उसके लिए हमें प्रॉपर उस चैप्टर को या थ्योरी को पढ़ना पड़ता। अगर ऐसा होता कि सारी चीजें डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व हो जाती तो बताइए इतनी सारी थ्योरी हमें बनानी ही नहीं पड़ती, है ना, या हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ और वो नोट भी आप अपनी कॉपीज में लिख लेंगे। नोट क्या है कि डायमेंशनली correct equation, a dimensionally correct equation या और रिलेशन, इक्वेशन हो या रिलेशन हो, कैन बी फिजिकली, कैन बी मत लिखिए, ऐसा लिख लो आप, तो
A dimensionally correct equation or relation may be physically correct, or may not be, but a physically correct equation, or relation must be, है ना बच्चों, must be dimensionally correct. तो एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन जो होगी वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट ही आएगी, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये लिमिटेशन समझ में आया होगा, और आपको कैसे चेक करना है किसी फिजिकल इक्वेशन को वो भी आपको क्लियर होगा, है ना। तो इसको नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन आपको निकालना है, उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो पीछे आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज। एक बुक है जिसमें बहुत सारी प्रिंटिंग एरर्स हैं, उसमें से एक जो फॉर्मूला है, चारों में से 4 फॉर्मूले दिए गए हैं एक ही चीज के, है ना। फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाई, वाई एक डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अ पार्टिकल अंडर गोइंग सर्टेन पीरियोडिक मोशन, है ना। ये जो इस टाइप की क्वेश्चन है, ये पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशंस में आप पढ़ोगे, है ना। इस साल आपको एक चैप्टर है ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन में एक चीज होती है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बच्चों क्या है, इक्वेशंस है ना। हालांकि वो ये कैसे इक्वेशंस आती हैं ये हम डिटेल में थ्योरी में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप सिर्फ इक्वेशन देखो और आपको बताना है कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं ये फिजिकली करेक्ट है कि नहीं, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करना है ना। तो आपको ये बोला गया कि 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्टेन पीरियोडिक मोशन, ये 4 इक्वेशन दी गई हैं। यहाँ पे आपको बताया गया जो ये ए यूज किया गया ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। और v जो यूज किया गया है वो स्पीड है, t का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब भी टाइम ही होगा। और आपको रूल आउट करना है, रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड। तो डायमेंशनल एनालिसिस लगा के आपको ये चेक करना है कि कौन से फॉर्मूले सही है और कौन से फॉर्मूले गलत हैं। तो गलत फॉर्मूलों को आपको बताना है, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है गलत वाले, है ना। तो चलो हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, हम पहला फॉर्मूला देखें। तो पहले फॉर्मूले में देखो, आप अगर पहले फॉर्मूले में देखोगे तो जो LHS है बच्चों, LHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है तो y डिस्प्लेसमेंट, तो LHS का डायमेंशन L है। A क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखो साइन के साथ कुछ भी होता है तो साइन के साथ एक एंगल होता है ना, ये जो पूरी चीज है ये आपका एंगल होता है, और मैथ्स में आप इसको आर्गुमेंट बोलते हैं ना। खैर ये वाली बातें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये जो साइन के साथ है, तो साइन के साथ जो भी चीज अंदर होती है वो एंगल होता है। और एंगल कैसा होना चाहिए बच्चों, डायमेंशन लेस। तो चेक करते हैं ये जो अंदर की क्वांटिटी है डायमेंशन लेस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम किसको चेक कर लें, 2πt बाई टाइम पीरियड, इसके डायमेंशन चेक करें, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी वो साइन के साथ एंगल होगा और एंगल डायमेंशन लेस होगा। तो साइन के साथ जितनी भी क्वांटिटी है, मैंने नोट करके लिखवाया था कि साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब डायमेंशन लेस होते हैं ना। तो पहले इसके डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो 2 पाई के तो कोई डायमेंशन है नहीं, टी जो है वो टाइम है तो उसका डायमेंशन कैपिटल टी है, और टाइम पीरियड भी आपका डायमेंशन जो है वो टी होता है, तो टी और टी कट गया। तो ये क्वांटिटी कैसी आई बच्चों, टी की पावर 0, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, मतलब ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। तो अगर ये क्वांटिटी एंगल डायमेंशन लेस है तो जो ये साइन के साथ है ये भी आपका डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो बचा कौन आरएचएस में, ए। तो ए की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इसका भी डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट का जैसा ही होगा, क्योंकि साइन के का तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो ए का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो लेंथ ही होता है, तो एल। तो देखो बच्चों इसमें एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन दोनों सेम है, एल और एल। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये जो रिलेशन है ए में दिया है, ये रिलेशन सही है, करेक्ट है, ठीक। अब हम दूसरे रिलेशन को देखते हैं भाई। दूसरा रिलेशन देखो डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें भी आप बोलोगे कि सर जो एलएचएस है
उसका डायमेंशन तो एल है, वो तो चारों रिलेशन में है क्योंकि एलएचएस में तो डिस्प्लेसमेंट ही। अब देखो उससे पहले आपको ए को करने से पहले साइन को देखना पड़ेगा, ये साइन का जो अंदर का एंगल है ये आपका डायमेंशन लेस है कि नहीं, तभी काम बनेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ वी टी, ये एंगल की जगह ले रहा है तो इसको डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो v हो गया आपका एल टी माइनस वन और इंटू टी टाइम का t, तो t और t कैंसल। देखो बच्चों डायमेंशन आ रहा है l, जबकि ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए डायमेंशन लेस, तो ये तो गलत हो गया, तो ये वाला पोर्शन ही गलत हो गया, तो आगे सॉल्व करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि साइन का फिर जो आंसर आएगा वो डायमेंशन लेस नहीं आएगा, जो कि गलत होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब कैसे होते हैं बच्चों, डायमेंशन लेस होते हैं। तो क्योंकि इसका आर्गुमेंट अंदर का एंगल ही डायमेंशन लेस नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये गलत हो गई। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर होगा। वैसे ही हम थर्ड वाले को देखें तो इसका जो एलएचएस है उसका डायमेंशन क्या है बच्चों, वो तो एल ही रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। फिर देखो यहाँ पे देखते हैं हम, पहले तो आप आर्गुमेंट चेक कर लो है ना, अंदर का एंगल चेक कर लो, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो ये है टी बाई ए, तो इसका डायमेंशन होगा टी का डायमेंशन टाइम और बाई ए, तो ए का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ ही होता है ना, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल इनवर्स टी, जो कि गलत है, ये तो डायमेंशन लेस होना चाहिए था, जो कि नहीं आया। इसका मतलब ये रिलेशन भी कैसी है, उन्होंने रॉन्ग प्रिंट की हुई है, ठीक, बुक में रॉन्ग प्रिंट की हुई है। फिर इसका डी देखते हैं, तो डी क्या है, एलएचएस का डायमेंशन तो आपका एल ही है, और यहाँ पे अंदर का आप देखें तो दोनों एंगल जो है उसमें 2π/t है, और 2π/t देखो हमने पहले ही डायमेंशन निकाला हुआ है, तो वो डायमेंशन लेस ही आया था, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। अब ये दोनों जुड़ेंगे, ये साइन के साथ डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये कॉस के साथ डायमेंशन लेस है, और जुड़कर भी ये डायमेंशन लेस ही होंगे, तो इसकी तो दिक्कत है नहीं। अब हम आते हैं किसका डायमेंशन निकालते हैं, आरएचएस में, तो आरएचएस में बचा कौन बच्चों, ए रूट टू, तो ए रूट टू में किसका डायमेंशन है, रूट टू का तो है नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है, सिर्फ किसका डायमेंशन होगा, ए का, और ए क्या है बच्चों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन भी एल ही है। तो देखो इसमें आरएचएस और एलएचएस दोनों के डायमेंशन एल है, मतलब ये जो फोर्थ वाली इक्वेशन है ये भी करेक्ट लिखी गई है ना। तो एरर किस किस में है, बी और सी में, जो आपके रॉन्ग फॉर्मूला है डायमेंशनल ग्राउंड पर डायमेंशनल एनालिसिस से वो हमने निकाली है, वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो देखो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया गया है, फ्रॉम डायमेंशनल कंसीडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो आपको इन चार ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन डायमेंशनल बैकग्राउंड पे करेक्ट है और बाकी कौन कौन सी नहीं करेक्ट है। एक करेक्ट है, बाकी तीन जो है वो इनकरेक्ट होगी, है ना। तो हम देख लेते हैं कौन सी करेक्ट है, उसको चेक कर लेते हैं और वो ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ठीक, अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको चेक करने से पहले आपको जितनी भी टर्म इसमें दी गई है, जैसे ये टी है तो कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, आर है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ऐसा फॉर्मूला आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है ना बच्चों। तो हम इन इन चारों में चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारी सही है और कौन सी गलत है, और जो सही है उस पर टिक करना है आपको, है ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उससे पहले ये जो आर है, जी है, एम है और टी है, इन सब के डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए, तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। तो जो आपका टी है, टाइम पीरियड, इसका डायमेंशन केवल टी ही होगा, टाइम का तो डायमेंशन टी होता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। रेडियस आर है, तो रेडियस जो होता है उसका डायमेंशन तो बच्चों एल ही होता है ना, रेडियस है वो एक लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन एल होता है। उसके बाद फिर आप जी का देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके क्या डायमेंशन होंगे, तो इसके डायमेंशंस बच्चों मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में कराया हुआ है, जब मैंने डायमेंशन का जो हमारा लेक्चर था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, वहां पे मैंने आपको कराया है जब डायमेंशन पढ़ाया था, तो आप वहां से देख सकते हो उसको कैसे निकाला गया था, है ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशन लिखता हूँ क्योंकि वो हम पहले निकालना सीख चुके हैं। उसके डायमेंशन आते थे m-1, l3 और t-2, है ना। आप चेक कर लेना पीछे जाकर, जो आपने नोट्स बनाए हैं आपको मिल जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो, तो ये m जो है ये तो मास ऑफ अर्थ है, तो इसका डायमेंशन तो m ही होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और r के डायमेंशन हमने लिख ही दिए हैं। तो ये डायमेंशन हो गए। अब चेक करते हैं, तो सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन का
जो आपका LHS का डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड का, वहां पे केवल टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या है बच्चों, कैपिटल टी। तो LHS का डायमेंशन आ गया। अब हम चेक करेंगे RHS का डायमेंशन। तो RHS में देखो बच्चों क्या है, रूट है सबसे पहले तो हमें रूट लगाना होगा, है ना। रूट को हम होल टू पावर 1/2 लिख देंगे। आर क्यूब, ये लेंथ है आर, रेडियस है ना, और रेडियस का क्यूब तो लेंथ का क्यूब। तो न्यूमरेटर में डायमेंशन आया आपका लेंथ का क्यूब, डिवाइड बाई नीचे जी के डायमेंशन हमें पता है m-1 l क्यूब t-2 इंटू m, और m का डायमेंशन आपका मास है ना। तो ऐसा लिख लेते हैं, और इस होल पावर जो ये अंदर रूट में 2 पाई का तो कोई डायमेंशन है नहीं, ये कांस्टेंट है, और इस पूरे की पावर हाफ हो जाएगी। अब देखो ये m+1 और -1 दोनों कैंसिल हो गया, एल क्यूब कैंसिल हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे RHS को, तो ये t की पावर -2 ऊपर जाएगी तो t की पावर 2 हो जाएगी, और उसकी पावर हाफ हो जाएगी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसके डायमेंशन आएंगे टाइम पीरियड। और देखो ये RHS का डायमेंशन टाइम पीरियड है, और LHS का भी टाइम पीरियड है। मतलब ये पहली ही जो इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर ए, वही हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तो उसको हम सही टिक कर देंगे। अब ए सही आ गया, इसका मतलब अब जितने भी रिलेशन लिखे हैं नीचे वो सब ऑब्वियस सी बात गलत है। तो अगर सोचो, अगर आप पहले इसको चेक करते ए ऑप्शन को, और वो सही नहीं आता, तो फिर आप दूसरा चेक करते, फिर तीसरा चेक करते, फिर चौथा चेक करते, जो सही आता उस पर टिक करते। जैसे मैं आपको बता दूं, अब आप ये घर पे तीनों को ट्राई करना, तीनों को एक बार चेक करके देख लेना। जब आप ये चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनके आंसर मैच नहीं करेंगे, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बता देता हूँ, इसका LHS का डायमेंशन टी है ना। RHS का देखें तो 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, आर स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर, जी का डायमेंशन आपको पता ही है m-1 एल क्यूब आपका t-2, और यहाँ पर इंटू मास m, और इस पूरे की पावर 1/2। तो देखो ये एल स्क्वायर और एल तो कट गया, और ये m और ये m भी कट गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो इसके डायमेंशन आएंगे आपके, l ऊपर जाएगा तो l इनवर्स, और t ऊपर जाएगा तो t+2, और पूरे की पावर हाफ। तो यह आ जाएगा l 1/2 -1/2, और ये t की पावर 1 आ जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो l -1/2 और t, ये डायमेंशन LHS के बराबर नहीं है, इट इज नॉट इक्वल्स टू LHS डायमेंशन। मतलब ये वाली इक्वेशन गलत है। वैसे इन दोनों को चेक करोगे तो ये भी गलत आएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है ए, सही ऑप्शन है वो है ए, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, इस पे बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो, तो यहाँ पे आपको चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन बताना है, और आपको दो रिलेशन दिए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो हम जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं ना, और देखते हैं कि ये रिलेशंस करेक्ट हैं कि नहीं है। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको जो रिलेशन दिया है वो दिया है v इज इक्वल्स टू पाई पी आर की पावर 4 8 ईटा इंटू एल। अब देखो v क्या है, तो इसमें सब चीजें लिखी हुई हैं। v क्या है, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम किसी पाइप से निकलेगा पर यूनिट टाइम पर सेकंड, वो v है। p जो है वो चेंज इन प्रेशर है। ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैं डायमेंशंस निकलवा चुका हूँ आपको पहले, है ना, तो आप वहां से देख सकते हैं। एल जो है वो लेंथ है, आर जो है वो रेडियस है ना। तो हमारे साथ पास सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। अब हम रिलेशंस को चेक करते हैं, उससे पहले जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं उन सबके हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो जैसे v है, वॉल्यूम, मतलब v क्या है आपका, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, एल क्यूब, और टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं, कैपिटल टी। तो जो v है LHS में, उसके डायमेंशंस हो गए आपके l की पावर 3, और t ऊपर जाएगा तो t-1, तो L3 और t-1। तो ये डायमेंशन होगा v के, और v अपना LHS है, तो LHS के डायमेंशन भी क्या हो जाएंगे बच्चों, L3 t-1। ठीक, तो ये हमारा LHS का डायमेंशन आएगा। अब हम RHS के डायमेंशन निकालेंगे और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब आपका ये रिलेशन करेक्ट है, नहीं तो करेक्ट नहीं है। ठीक बच्चों, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो RHS के निकालने के लिए हमें पहले प्रेशर, पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं है, प्रेशर। तो बच्चों प्रेशर का डायमेंशन आपने सीखा हुआ है, प्रेशर का जो डायमेंशन होता है
वो कितना होता है, मतलब चेंज इन प्रेशर है तो प्रेशर ही, तो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा आपका एम एल माइनस वन, ये हम पहले निकाल चुके हैं ना, तो आप वहां से देख सकते हो टी। और जो रेडियस है आर, उसका डायमेंशन तो एल होगा क्योंकि वो तो लेंथ ही है। यहाँ पे एल जो है बच्चों, एल का डायमेंशन भी आपका लेंथ ही होगा, है ना, क्योंकि एल भी जो है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब था। और उसके बाद फिर आपका क्या बचता है बच्चों, ईटा। और ईटा के डायमेंशंस भी हम पहले निकाल चुके हैं ना, तो आप जाके पहले प्रीवियस एग्जांपल्स देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ईटा का डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन और टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये निकाला था हमने। तो अब देखो हम आर एच एस का डायमेंशन निकालते हैं और देखते हैं एल एच एस के बराबर आता है कि नहीं। तो आर एच एस के डायमेंशन में, आर एच एस क्या है बच्चों, पाई, तो पाई का तो कोई डायमेंशन है नहीं। फिर प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन देखो ये लिखा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना, इनटू आपका आर की पावर फोर, आर लेंथ है और उसकी पावर फोर, तो एल की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, फोर, डिवाइड बाई एट। एट का कोई डायमेंशन नहीं है। ईटा, ईटा का डायमेंशन हमने लिखा हुआ है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। और उसके बाद फिर आप देखो एल, एल लेंथ है तो यहाँ पे हम एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो एम और एम कट गया, एल माइनस वन कट गया, आपका यहाँ से कितना आ गया बच्चों, देखो यहाँ पर ये टी माइनस वन और टी माइनस टू भी कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस वन बचेगा, है ना, और ये एल और ये फोर कट जाएगा तो ये थ्री बचेगा। तो देखो आर एच एस का डायमेंशन कितना आया बच्चों, आर एच एस का डायमेंशन आया ये एल की पावर थ्री, और यहाँ पे ये जो टी बचा था तो टी इनवर्स ये बचा था। तो देखो आर एच एस, एल एच एस और आर एच एस का डायमेंशन कैसे है बच्चों, इक्वल है। मतलब ये जो करेक्ट है, ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इक्वेशन या दिस रिलेशन इज डायमेंशनली डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो बच्चों देखो अब हम लोग ने पहला पार्ट कर लिया इस क्वेश्चन का, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको रिलेशन दिया है एस इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब अपॉन फोर बी डी क्यूब इंटू वाई, है ना। अब इसमें सबका मतलब दिया है, एस आपका डिप्रेशन है, एल लेंथ है, बी ब्रेथ है, डी डेप्थ है, और एम मास है, और वाई यंग्स मॉडुलस है ना। अब ये फॉर्मूला आप इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जो आपके एनसीईआरटी का भाई आई थिंक 9th चैप्टर है, 9th वाला है ना। तो जब आप इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो वहां पे ये फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे लगता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। होता क्या है, यहाँ पे दो ऐसे आपकी दीवार है और दीवार के बीच में आपने इस तरीके से एक रॉड को हैंग कर दिया है ना बच्चों, इस तरीके से ये जो रॉड है ये ऐसे हैंग है मान लो, है ना, इस दीवार में, इस दीवार में इस तरीके से एक ऐसा रॉड है जो इस तरीके के शेप का है ना, इसको बार बोलते हैं ना। अब देखो इसकी लेंथ एल है, इसकी जो विड्थ है ये विड्थ आपका बी है, और इसकी ये जो डेप्थ है ये आपका डी है। अब होता क्या है कि जब हम इसमें एक ऐसा हैवी मास लटका दें तो ये जो रॉड है या जो ये बार है ये ऐसे नीचे की तरफ टिल्ट कर जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है ना। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी रॉड पर आप ऐसे वेट लटकाओगे तो थोड़ा सा बीच में से ऐसे नीचे टिल्ट आ जाएगा, जिस भी आप रॉड को वेट लगाओगे, है ना। तो थोड़ा सा जहां पे वेट लगा है वहां से क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेस्ड। तो ये जो डिप्रेशन आया है ये नीचे की तरफ, ये डिप्रेशन आपका एस है ना। और ये मास है, और जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आपको पता ही है। और एल मैंने आपको बता दिया इसका लेंथ है, बी विड्थ है, और डी डेप्थ है। और वाई जो है ये इसका यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना ज्यादा रिजिड है, मतलब कितना ज्यादा, कितना, अगर ये यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है तो इसमें डिप्रेशन कम आता है, और यंग्स मॉडुलस कम होता है तो डिप्रेशन ज्यादा आता है। खैर ये तो आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे तब आप सीख जाएंगे, है ना, तो उसके लिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको बता दूं जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वो आप ऐसा समझो, यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होती है उससे आप समझ लो केजी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो न्यूटन क्या है, फोर्स, और मीटर स्क्वायर एरिया। तो इसकी यूनिट वैसी होती है या डायमेंशन वैसी होते हैं जैसे डायमेंशंस प्रेशर के होते हैं, है ना। मैंने आपको प्रेशर का जब चार्ट बनवाया था, वो चार्ट बनवाया था जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था प्रेशर, वहां पे एक स्ट्रेस टर्म भी आया था। स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है, तो स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर ही किसका डायमेंशन होता है बच्चों, यंग्स मॉडुलस का। खैर हम तो इसको सवाल को सॉल्व करना था, तो वो हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से।
तो सबसे पहले तो आप इसमें LHS देख लें। तो LHS क्या है बच्चों? LHS है आपका एस। एस क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब ये बार कितने नीचे गया है, जहां पे वेट लटका है। तो कितने नीचे गया, तो ये तो लेंथ ही है। डिप्रेशन भी तो एक लेंथ है। उसका नीचे की तरफ जो डिप्रेशन है वो कितना नीचे गया है, वो पॉइंट, वो आपका डिप्रेशन है। तो एस जो है वो आपका, एस का डायमेंशन जो होता है वो एल ही होगा, है ना बच्चों, लेंथ ही होगा। क्योंकि लेंथ में ही नापेंगे आप, तो कितने नीचे गया है, कितने आपका लेंथ वो नीचे पहुंचा है। तो एस के डायमेंशन जो है वो लेंथ है। फिर आपको आरएचएस चेक करना है और देखना है वो एलएचएस के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो आरएचएस चेक करने से पहले आपको सारे डायमेंशन लिखने चाहिए। एम जो है वो बच्चों मास है, तो मास का डायमेंशन एम होता है, ये आपको पता है। उसके बाद जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डायमेंशन एल टी माइनस टू होगा, ये भी आपको पता है। एल जो है वो लेंथ है, उसके डायमेंशन भी एल होगा। फिर आपका 4 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। बी क्या है बच्चों? बी जो है वो विड्थ है, तो बी का डायमेंशन विड्थ मतलब वो भी लेंथ है, तो एल ही होगा। डी डेप्थ, वो भी लेंथ ही होता है, तो उसका भी डायमेंशन एल ही होगा, है ना। और बचा आपका यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस की मैंने आपको यूनिट बता दी है, वहां से आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया इसके डायमेंशन वैसे ही होते हैं जैसे प्रेशर के होते हैं। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये हम निकाल चुके हैं। तो ये सारी वैल्यूज अब हम पुट कर देंगे और देखते हैं कि आरएचएस का डायमेंशन आता है कि नहीं एलएचएस के बराबर। तो आरएचएस, आरएचएस में सबसे पहले एम, एम का डायमेंशन एम ही है, इंटू जी, जी का डायमेंशन एल टी माइनस टू है, एल, एल का डायमेंशन एल है बट उसकी पावर क्यूब है, तो क्यूब कर देंगे हम, डिवाइड बाई 4 का कोई डायमेंशन नहीं है, विड्थ का डायमेंशन एल है, डी का डायमेंशन एल क्यूब क्योंकि डी क्यूब है, डेप्थ है ना। और यहाँ पर आपका यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन हमने लिखा हुआ है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब आप सॉल्व करो तो ये एल क्यूब कैंसिल, एल और एल कैंसिल, और देखो टी माइनस टू भी कैंसिल हो गया, है ना। और एम बच्चों, एम भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा नीचे? सिर्फ एल माइनस वन। तो ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर वन बन जाएगा, यानी आरएचएस भी कितना आ गया बच्चों? एल। और अगर आरएचएस एल आ गया तो एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशंस कैसे हो गए बच्चों? सेम हो गए। एलएचएस के डायमेंशन इक्वल्स टू आरएचएस के डायमेंशन। तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों के डायमेंशन सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस दिस रिलेशन, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आई होप आपको ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा, ये आपको यूज समझ में आया होगा कि हम डायमेंशनल एनालिसिस लगाकर किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई इक्वेशन, कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट है, होगी ही। वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इसका नेक्स्ट यूज हम बाद में सीखेंगे। ठीक है बच्चों।